नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो अभी हम रेलवे फार्मासिस्ट 2015 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 जो है आपको लाइव क्लास में कराया जाएगा और जो आपका पार्ट 3 है जिसमें कि रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग मैथ में, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। क्या लिखा गया है? संख्या संख्या 7386038 जो है वो किससे विभाजित होगी? ऑप्शन जो है आपका 3 है, 9 है, 4 है, 11 है। तो देखिए, जो भी आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, मैथ वाले क्वेश्चन खास तौर पे उसके लिए जो है आपको रेलवे के जो भी बहुत सारी किताबें आती है मैथ्स की या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो आप वहां पे इनकी क्लासेस देख सकते हैं। तो देखिए, 11 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं उनका पता लगाने के लिए जो है आपके पास एक रूल है। रूल क्या है? रूल ये है, तो देखिए 11 से वही संख्या विभाजित हो सकती है यदि उस संख्या के विषम स्थान पर यानी कि ओड प्लेस पे और जो उसके यहाँ पर इवन स्थान है यानी कि सम स्थान पे अगर उनके अंकों का योग, ठीक है, उनके अंकों के योग का अंतर अगर 0 आए या फिर 11 आए तो वो संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। मतलब उसका जो यहाँ पे टेबल है वो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नियम क्या है? तो देखिए यहाँ पे संख्या क्या लिखा गया? लिखा गया है 738, ठीक है, 86038, ये जो है आपका संख्या लिखा गया है। अब देखिए इसमें यहाँ पे सम संख्या पे कौन है? तो ये आपकी सम संख्या, ये जो है आपका यहाँ पे सम स्थान पे है, सम स्थान पे ये भी है। 2 4 6 जो है ये सभी आपके क्या होते हैं? सम होते हैं। ठीक है, और क्या है? तो यहाँ पर विषम संख्या जो है या फिर कहें कि यहाँ पे विषम स्थान कौन सा है, वो है आपका 7 8। ठीक है, और 0 और 8 जो है ये जो है आपके विषम स्थान पे हैं। तो क्या लिखा गया रूल के अनुसार? ठीक है, तो अब जो है हम इसको यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सम स्थान पे जो है, जो आपके यहाँ पर विषम स्थान पे है और जो आपके सम स्थान पे हैं, उनके बीच का हमको यहाँ पे अंतर निकालना है, जोड़ना पड़ेगा उसका। ठीक है, सबसे पहले जो है इनका योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 7 + 8 + 8। ठीक है, तो ये आपके विषम स्थान पे जो संख्याएं आ रही है उनका योग करिए, उसके बाद माइनस करिए, उसके बाद सम संख्या जो भी है, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे सम स्थान पे आने वाली संख्याएं, जैसे कि आपका 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 है, 6 है और आपका 3 है। अब जो है इनका अंतर हमें निकालना है। ठीक है, और अगर इसका अंतर 0 या फिर 11 आ रहा है मतलब वो जो है 11 से जो है यहाँ पर विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 8 16, 4 20, 7 23। ठीक है, 23 हो चुका है यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हमारे पास यहाँ पे 11 आ रहा है। इसका मतलब जो है जो आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पर 7386038 नंबर, ये जो है आपका 11 से जो है ये आपका विभाजित हो गया। 11 से जो है ये आपका कट जाएगा, पूरा पूरा जो है आपका ये कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया था। चलिए, तो देखिए, एक से लेके और जो भी आपकी संख्याएं हैं इस टॉपिक को आप जरूर से तैयार कर लेंगे मैथ वाली किताब से, जो भी आपके कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, ठीक है, मैथ की। क्योंकि मैथ जो है बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा आपको जो है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है कि 28 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल मिश्रण जो है वो कितना है? 28 लीटर है। ठीक है, टोटल कितना है? 28 लीटर है। और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो दूध को हमने लिख लिया है m से, पानी को हमने लिख लिया है w से। इनका रेशियो कितना है? ठीक है, 5:2 जो है यहाँ पे रेशियो है। ठीक है, यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा? ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे मिल्क कितना है, वाटर कितना है, वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा? यहाँ पे दूध हो जाएगा आपका 5/7। यहाँ पे आपका यहाँ पे 7 कहाँ से आ गया? देखिए, 5 और 2 जो है इसको आपको क्या कर देना? ऐड कर देना। देखिए, 7 में से जो है 5 भाग क्या है? दूध है और 2 भाग क्या है? पानी है। ठीक है, वहीं से जो है आपका आया है 7 आया है और आपको यहाँ पे कर देना है। और आपका यहाँ पर टोटल कितना मिश्रण है? तो यहाँ पे टोटल मिश्रण आपका कितना है? 28 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है आपका कितना रहेगा? 28 रहेगा। यहाँ पे जो है आपका कितना रहेगा? 28 रहेगा। कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 होता है, 5 चौके 20, 20 लीटर जो है कितना आ जाएगा? दूध आ जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे पानी की बात की जाए तो पानी जो है आपका 7 में से कितना हिस्सा है? 2 हिस्सा है। ठीक है, तो हो जाएगा 2/7 × 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ठीक है,
और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लीटर जो है वो हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है, हमको यहाँ पर मिल्क यानी कि हमें यहाँ पे दूध मिल चुका है, और यहाँ पे वाटर कितना है, पानी कितना है, 8 लीटर है। अब क्या कहा गया है, यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो देखिए पहले कितना था, तो यहाँ पे पहले था पानी था कितना था 8 लीटर, इसमें जो है 2 लीटर आपने और मिला दिया, कितना हो गया, अब जो है 10 लीटर जो है यहाँ पे पानी हो चुका है, और आपका दूध कितना है, तो दूध जो है आपका कितना है 20 ही लीटर है। तो देखिए अब जो है यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, दूध है आपका 20 लीटर और पानी कितना है आपका 10 लीटर, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:1 जो है इसका रेशियो हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, आंसर नंबर डी जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये सारे आपके मैथ वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके ज्यादा सही होंगे, आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, तो एक टंकी को सामान्य, ठीक है, एक टंकी को सामान्य एक नल से भरने, ठीक है, नल से भरने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन रिसाव के कारण 2 घंटे अधिक लगता है। यदि, ठीक है, कितने घंटे में रिसाव एक भरे हुए टंकी को खाली कर देगा, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आपने कार्य, समय और क्षमता वाला जो आपका यहाँ पर मैथ में जो आपका यहाँ पर, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में जो भी आपके एसएससी रेलवे में आते रहते हैं, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका फार्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है। ठीक है, इसी को देखिए इसी फार्मूले को जो है यहाँ पर हिंदी में लिखा जाता है क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ये जो है आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ पे टोटल जो वर्क होता है आप उसको मान लीजिए 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है हमारा वर्क बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू टी हो जाएगा। E क्या है, E है आपका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, ठीक है, E क्या है, E है आपका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, तो टोटल वर्क जो है वो हमने मान लिया है 1। ठीक है, अब देखिए एक टंकी को सामान्य, ठीक है, एक टंकी को सामान्य रूप से एक नल को भरने में कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आप यहाँ पे करेंगे माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है, लेकिन रिसाव के कारण जो है 2 घंटे जो है यहाँ पे और अधिक लग रहे हैं। तो कितने घंटे में जो है रिसाव एक भरे हुए टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, तो जो इस टंकी से पानी निकलेगा, ठीक है, जो इस टंकी से पानी जो है यहाँ पे लीक करेगा वो भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो हमने मान लिया कि वो कितना कार्य हो रहा है, 1/x हो रहा है। ठीक है, देखिए उसका यहाँ पर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, E बराबर जो है जो आपके यहाँ पर लीकेज हो रहा है उसका एफिशिएंसी जो है 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 क्या है, 1 आपका टोटल कार्य है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आपका टाइम है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, तो ये हो जाएगा गुणे क्या है, टी है। टोटल समय कितना लग रहा है, तो ये 4 घंटे ये हो गए, और ये 2 घंटा वाला आपका हो गया, कितना समय लग रहा है, टोटल जो है 6 घंटे का समय लग रहा है। अब ये आपका इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा और आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो आपका 6 ये आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1/6 बराबर 1/4 माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 बराबर 1/4 माइनस 1/x हो जाएगा। 1/6 आप इसको लाएंगे, 1/4 को इधर ही हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/x रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6, 6 चौके 24 होता है, माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, हम इधर कर लेते हैं, हो जाएगा -2/24 बराबर कितना हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है आपको यहाँ पर गूगल में जो है रेलवे, ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च करना है, आरआरबी मैथ की बुक सर्च करना है, बहुत सारी बुक मिल जाती है 200 से, ठीक है, 200 से 300 के अंदर, उसके अंदर ठीक है 15 से लेकर 20 साल तक बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं सभी टॉपिक के। तो कम से कम जो है एक मैथ वाली जो आपकी बुक है आप उसको लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो मैथ में भी जो है आप अच्छा स्कोर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ चुका है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु थी कितनी थी, 23 वर्ष थी।
अब 5 साल बाद जो है उनका 1 साल का बच्चा है, तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी। देखिए एवरेज क्या होता है, ठीक है, एवरेज क्या होता है आप सभी को पता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2, 3 और 4 का जो है एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज आप कैसे निकाल लेंगे, आप इसका निकालेंगे, इसका एवरेज हो जाएगा 2 + 3 + 4। ये आपने जोड़ा, सबको जोड़ा, और यहाँ पे कितने अंकों को आपने जोड़ा है, 1, 2, 3 अंकों को जोड़ा, तो इसको जो है आप यहाँ पे 3 से भाग कर देंगे, तो इसका जो है आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो यहाँ पर औसत को जो है यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए विवाह के समय, ठीक है, पहला जो है वो हम यहाँ पे लेंगे विवाह के समय। मैं आपको समझाने के लिए जो है इसको मैं डिटेल से सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए विवाह के समय, ठीक है, पहला कंडीशन ये है, एक पति और, ठीक है, एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु। ठीक है, तो यहाँ पे औसत आयु कितनी है, 23 है विवाह के समय। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे लिख दीजिए पति प्लस पत्नी बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो देखिए विवाह के समय जो है पति प्लस, ठीक है, पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, 23 गुणे 2 कितनी हो जाएगी, 46 साल हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए इतना जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। चलिए अब देखिए इसके बाद इसमें और क्या हो सकता है, तो उसके बाद क्या लिखा गया है, अब 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा है। ठीक है, तो देखिए 5 साल बाद आयु कितनी होगी, 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद पति और पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, तो देखिए पहले कितनी थी, 46 साल थी, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो देखिए 5 साल बाद जो है पति की भी जो आपके यहाँ पर आयु है वो भी बढ़ेगी, 5 साल बढ़ेगी, और पत्नी की भी जो है वो 5 साल आयु बढ़ेगी। मतलब कितनी आयु बढ़ जाएगी, टोटल आयु बढ़ जाएगी 10 साल। पत्नी की आयु बढ़ी 5 साल प्लस यहाँ पे पति की आयु बढ़ी 5 साल, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 56 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 साल जो है आपका हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या लिखा गया कि 5 साल बाद जो है उनका 1 साल का बच्चा है। मतलब यहाँ पे कहने क्या मतलब है कि जो यहाँ पे बच्चा है उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु है 1 साल। तो यहाँ पे बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, बच्चे की जो आयु है, बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 साल। ठीक है, अब देखिए परिवार के अंदर कितने सदस्य हो चुके हैं, परिवार के अंदर जो है अब इस समय 3 सदस्य हो चुके हैं। तो क्या पूछा गया कि परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक है, परिवार की औसत आयु कितनी है, ठीक है, परिवार की औसत आयु कितनी है, परिवार की औसत आयु। ठीक है, तो देखिए इस समय परिवार का जो है, यहाँ पे परिवार का जो है टोटल जो यहाँ पर एज है कितना हो चुका है, 57 हो चुका है। ठीक है, और परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, 3 हैं, मतलब इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 19 साल हो जाएगी। ठीक है, 19 साल जो है इनकी औसत आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और सबसे बड़ी बात है कि मैथ के जो भी क्वेश्चन हैं उनकी आप प्रैक्टिस करिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, वह सबसे छोटा है। तो देखिए पहला है आपका 13/16, ठीक है, 15/19, 17/21 और 7/8। अगर आप सबको भाग करेंगे, भाग करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या चाहिए होगा, जगह चाहिए होगा। ठीक है, 13 को जो है अगर आप यहाँ पे 16 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, 0.8125 आ जाएगा। 15 को भाग करेंगे 19 से, कितना आएगा, 0.789 आ जाएगा। इसके लिए जो है थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर भाग करना पड़ेगा और उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, 17 को भाग करेंगे 21 से, कितना आ जाएगा, 0.809 आ जाएगा। और अगर आप भाग करेंगे 7 को 8 से, कितना आ जाएगा, 0.875 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो 15/19 का जो आपका ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, ये सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे जो है आपको भाग करना पड़ेगा अलग अलग। 13 को भाग करिए 16 से, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब जो है 16 का टेबल कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 16 × 128 होता है, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, फिर आप लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, अब जो है आप यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, नीचे जो है आप बढ़ाएंगे 0, यहाँ पे आपका 0 नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप बढ़ाएंगे 0, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 करने 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 में से 4 कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 20 में से जाएगा 16 कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा। फिर आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे
ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह जो है आपको यहाँ पे पूरा टेबल जो है आपको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, सबको अलग अलग करके आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू जो है वो सबसे छोटी है। जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वही भिन्न सबसे छोटा होगा, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही भिन्न जो है आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लाभ हानि के, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की कीमत में 16% की गिरावट आती है, एक व्यक्ति अपने गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि उसके बजट में जो है वो कोई भी बदलाव ना हो। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि पहले जो है जो आपके पास गेहूं का कीमत था कितना था, 100 रुपए था। अब जो है उसके अंदर 16 रुपए की जो है क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो जब गेहूं की कीमत में 16 रुपए की कमी होगी तो देखिए इस समय जो है इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा आपका 16/100 माइनस 16 गुणे 100। ठीक है, तो आप जो है इस तरह आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना निकल जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 1600, नीचे कितना हो जाएगा, 100 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 80, ये आपका बच जाएगा 84 बच जाएगा। ठीक है, 84 6 कितना होता है, 90 होता है, 90 10 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1600/84। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1600 को अगर आप भाग करेंगे 84 से तो 8 दूनी 16, ये आपका यहाँ पर 2 बार नहीं जाएगा, ये आपका उससे कम ही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। 19.04 जो है क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, तो जो अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस, ये क्वेश्चन आ चुका है। एक आदमी ने जो है पुराना स्कूटर 6000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पे जो है 500 रुपए खर्च किया। ठीक है, तो उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 6000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 6500 रुपए जो है ये हो जाएगा। इसने इसको जो है 7020 रुपए में बेच दिया, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना ये है, 7020 रुपया। ठीक है, इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर जो है क्या होता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। देखिए इसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि आपने 5 रुपए का आपने कोई भी सामान खरीदा, 7 रुपए का आपने बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, हो गया 7 माइनस 5 बराबर 2 रुपए हो गया। ठीक है, तो इतने 7020 रुपए जो है इसने बेचा और 6500 में जो इसने क्या किया है, खरीदा है, तो कितना हो जाएगा, 500 इधर हो जाएगा 20 रुपया, ये हो जाएगा 520 रुपए का जो इसे क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। कितना प्रॉफिट हो चुका है, 520 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 520 रुपए, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 6500 रुपए गुणे 100। ठीक है, 2020 जो है आपके यहाँ पर कट गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 520/65। इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 8% जो है क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के भी जो है क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, दूरी समय हो गया, मतलब ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे जो है वो क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे रीजनिंग का हो गया, मैथ हो गया, तो कभी कभी जो है मैथ वाले ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी जो है धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है और धारा के प्रतिकूल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो शांत जल में उसकी चाल क्या होगी। जैसे कि चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपका जो बाइक है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि आपका जो बाइक है, या फिर चलिए हम यहाँ पे कोई वाहन ले लेते हैं, आपका जो बाइक है वो क्या हो गया, खराब हो गया है, और आप इस दिशा में जो है आप यहाँ पे जा रहे हैं, और जो आपके बाइक की स्पीड है, चलिए हम यहाँ पे साइकिल ले लेते हैं। ठीक है, आप जो है साइकिल से जो है इस दिशा में जो है, जहां पे आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है, आप इस दिशा में जो है साइकिल से जा रहे हैं, और जो आपकी रफ्तार है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन तब तक आपका क्या गया, दोस्त आ गया, बाइक लेके आ गया, और उसने जो है आपके, ठीक है, और उसने जो है आपके साइकिल को जो है उसने धक्का लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने जो है आपकी साइकिल को धक्का लगाना शुरू कर दिया जिस दिशा में आप चल रहे हैं, और उसके बाइक की स्पीड जो है वो है,
ठीक है, वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए जब आपके दोस्त ने आपके साइकिल को धक्का लगाना शुरू किया अपने बाइक से, तो आपके बाइक यहाँ पे आपके साइकिल का स्पीड कितना हो जाएगा, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर जो है ठीक है उसी डायरेक्शन में जो आपका दोस्त है आपके साइकिल को पुश कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो यहाँ पर इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जो है आप यहाँ पे मानिए कि जो आपका यहाँ पर केस है यही जो है जस्ट उल्टा हो जाए, आप जा रहे हैं इधर 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और जो आपका दोस्त है वो जो है ठीक है ये जो है उसने जो है आपको अपोजिट से जो है उसने धक्का लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए है आपको करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है अगर इसकी स्पीड रही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है टोटल जो है यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि धारा के दिशा में और धारा के अपोजिट में। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए कि एक आदमी धारा के अनुकूल जो है, तो यहाँ पे जो है आदमी का जो चाल है वो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो आपके यहाँ पर नदी है जो उसका धारा है, जो उसका फ्लो, उसकी चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहला केस क्या है, जब आदमी जो है वो धारा के अनुकूल जो है वो गति कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर जो है आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया है। और वो जब यहाँ पे धारा के विपरीत जो है वो यहाँ पे तैर रहा है, तब कितना हो जाएगा, x - y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जो है आपका यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब जो है दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे जोड़ दीजिए तो आपको x का वैल्यू जो है मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे x + y, समीकरण नंबर 1 है, प्लस समीकरण नंबर 2 है x - y बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 20, 4 = 24 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, x + y + x, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस y है, माइनस y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल आएगा, x बराबर जो है आपका निकल आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये जो है शांत जल में जो है, यानी कि जब पानी रुका हुआ है तो उस समय क्या होगा, उस समय जो है तो शांत जल में उसकी चाल कितनी होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो इस तरह के जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी 2015 के पेपर में। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3/√0.09 का वैल्यू क्या है। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 3 है, बटे क्या है दिया गया है 0.09। ठीक है, हो जाएगा 3.09 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 0.3 × 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। ये हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 0.3 को आप लिख लीजिए 3/10 लिख लीजिए, यहाँ पे 3/10 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 9 हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 है, अंडर रूट कितना है, देखिए यहाँ पर 9 जो है इसका रूट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इसका रूट कितना होगा, 3 होगा। अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपके 9 का ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 100 है। ठीक है, तो इसका कितना निकल आएगा, यहाँ पे आपका निकल आएगा 10 निकल आएगा। अब जो है ये बिल्कुल ईजी हो चुका है। ये हो जाएगा 3/1, आप इसको ऊपर लाएंगे इस वाले भिन्न को, फ्रैक्शन को, ये हो जाएगा 10/3, कितना हो जाएगा 30/3 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं रेलवे में, जैसे कि एसएससी वगैरह पेपर में पूछा जाता है उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप जो आपका यहाँ पर मैथ वाला पोर्शन है इसमें भी जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है किससे आ चुका है, ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा आ चुका है औसत वाले से, यानी कि एवरेज वाले से। ठीक है, तो 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 153 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है 153 बराबर 10 छात्रों की कुल ऊंचाई। ठीक है, 10 छात्रों की कुल ऊंचाई हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितने छात्र हैं 10। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आएगा 10 छात्रों की कुल ऊंचाई कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 153/10 कितना हो जाएगा 1530 सेंटीमीटर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन क्या कहा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि
लेकिन बाद में पता चला कि 141 सेंटीमीटर पढ़ लिया गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 छात्रों की औसत ऊंचाई की गणना 153 सेंटीमीटर के रूप में किया जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र की लंबाई, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक छात्र की लंबाई जो है, एक छात्र की लंबाई जो है 151 सेंटीमीटर थी, 151 सेंटीमीटर थी, लेकिन उसे, ठीक है, 151 सेंटीमीटर थी, उसे गलती से, ठीक है, उससे गलती से जो है 141 सेंटीमीटर पढ़ लिया गया, तो सही ऊंचाई क्या थी? ये चीज जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि उसके बाद पता चला कि यहाँ पर कि एक छात्र की लंबाई कितनी है, 100, ठीक है, 151 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसके यहाँ पे करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, 10 छात्रों की सही लंबाई, ठीक है, सही लंबाई कितनी होगी, तो सही लंबाई आपकी निकल आएगी 1530 सेंटीमीटर प्लस 151 सेंटीमीटर, आप इसमें जोड़िए, माइनस कर दीजिए 141 सेंटीमीटर। तो अब जो है सही जो है हमें वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए 10 छात्रों की जो है सही लंबाई हमें यहाँ पर कैसे मिल गया, पहले था 1530 सेंटीमीटर, उसके बाद एक छात्र की लंबाई था असल में 151 सेंटीमीटर, लेकिन उसको जो है 141 सेंटीमीटर जो है उसको पढ़ लिया गया। तो 10 छात्रों की सही लंबाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1540 सेंटीमीटर। ठीक है, 1540 सेंटीमीटर जो है 10 छात्रों की सही लंबाई हो जाएगी। अब जो है इसका सही एवरेज जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है आप इसका सही औसत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 छात्रों की सही औसत ऊंचाई जो है हो जाएगी 1540 सेंटीमीटर बटे कितने छात्र हैं, 10, 154 सेंटीमीटर क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये भी जो है आपका एवरेज को जो आपका टॉपिक है, औसत वाला जो आपका टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका पूछा गया है वर्क टाइम से। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 36 जिल्दसाज यानी कि बुक बाइंडर जो है 10 दिनों में 900 पुस्तकों की जिल्दसाजी करते हैं, तो 12 दिनों में 1200 पुस्तकों की जिल्दसाजी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी? तो देखिए आप इस वाले फार्मूले को याद कर लेंगे, M1D1 बट्टे W2 बराबर, सॉरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे W1 होगा, M1D1 बटे क्या हो जाएगा, W1 बराबर क्या होता है, M2D2 बटे W2। ठीक है, W क्या है, W है वर्क यानी कि कार्य, M है आपके, M है यहाँ पे मैन है, मतलब जो आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर कारीगर हैं, और D है आपका डे है, दिन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 36, तो यहाँ पे M1 कितने हैं, 36 हैं, इनका काम हो रहा है 10 दिनों में हो रहा है। ठीक है, कितना काम हो रहा है, 900 काम हो रहा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे 900 पुस्तकों की जो है ये, ठीक है, अपनी बाइंडिंग कर रहे हैं। M2 कितना है, तो M2 हमको निकालना है कि कितने वर्कर की जो हमें रिक्वायरमेंट होगी। D2 जो है इनका काम हो रहा है 12 दिन में, इनका जो और इनका जो है यहाँ पे टोटल कितना काम हो रहा है, 1200 हो रहा है। अब जो है आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका M2 गुड़े 12 गुड़े 900 बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुड़े 10 गुड़े 1200। तो यहां से जो है आप M2 के कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, 360 गुड़े 1200 बटे हो जाएगा 900, 0000 कट जाएगा, 9 चौके 36 होता है। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 12 गुड़े 900 यहाँ पे दिया गया है, एक चीज यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे जो है आपका 12 भी रहेगा। ठीक है, तो 12 से आपका 12 कट जाएगा। तो इसके लिए जो है टोटल जो है 40 बाइंडर्स की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही रहेगा। तो इस फार्मूले को जो है आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि राम जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए एक पुल को 2 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई क्या है?
तो राम की स्पीड कितनी दी गई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, और इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए जो है हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से 18 कट जाएगा, कितना बचेगा 5, ये बच जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसकी जो चाल है कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हमने क्यों बदला है वो अभी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये जो है आपकी 5 मीटर पर सेकंड जो है चाल हो जाएगी। समय कितना है, समय है 2 मिनट। ठीक है, तो देखिए जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे फिजिक्स में चाहे मैथ में, जो भी उसका मात्रक है वो किस में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। देखिए इसकी चाल किस में आई है, इसकी जो चाल है वो आई है मीटर पर सेकंड में आई है। तो जो आप यहाँ पे टाइमिंग लेंगे किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो यहाँ पे टी बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया है 2 मिनट दिया है। 2 मिनट में जो है आप इसे यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब आपका सेकंड में हो जाएगा तो 120 सेकंड जो है आपका ये टाइम हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला पता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 5 मीटर पर, ठीक है, पर सेकंड है। टाइम कितना है, 120 सेकंड है। 12 कितना होता है, 60 होता है। 600 मीटर जो है क्वेश्चन का सही आंसर आया है। और अगर आप इसको बदलेंगे किलोमीटर में तो कितना हो जाएगा, 0.6 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये आपका देखिए, ये आपका बोर्ड मास का जो रूल है, इससे ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस रूल पे। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करिए। ठीक है, उसके बाद डिवीजन हो गया। ठीक है, बोर्ड मास होता है MAS। सबसे पहले भाग करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, घटाना है। तो ये यहाँ पर दिया गया, क्या लिखा गया है, 800 भागे 64 ब्रैकेट बंद गुणे 1296 भागे 36। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे 800/64 गुणे ही आपका हो जाएगा 1296/36। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 800 को जो है आप यहाँ पे भाग करेंगे किससे, आप यहाँ पे भाग करेंगे 64 से, तो आपका ये आ जाएगा 12.5। और अगर आप यहाँ पे 1296 को भाग करेंगे 36 से, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 450 आएगा। मतलब देखिए 450 जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो है यहाँ से रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, रीजनिंग के जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज देखनी है, और सबसे पहले आपको ABCD लिख लेना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करते समय जो है सबसे पहले जो है आपको ABCD लिख लेना है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ठीक है, WXYZ। तो इस तरह के क्वेश्चन करते समय जो है सबसे पहले जो है हमें ABCD लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को क्या मिल रहा है, A से यहाँ पर B बन गया है। ठीक है, A के बाद क्या बना है, A से जो है क्या बन गया है, B बन गया है। B से जो है यहाँ पे क्या आपको बन रहा है, B से जो है आपका C बन गया है। ठीक है, B से क्या बन गया है, C बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए C से क्या बनेगा, यहाँ से जो है, तो C से क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा। और हमको जो है यहाँ पे D कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे ऐसे ही आ गया। ऑप्शन नंबर A सही है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी जो है आप यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आपका Z है, यहाँ पे X है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका Z है और यहाँ पे आपका X है, मतलब -1 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको -2 देखने को मिल रहा है, 1 2। ठीक है, तो आपका Z है और Z से क्या बना है, Z से बना है आपका X बना है। ठीक है, Z से क्या बना, X बना है। तो Z से X बनने में जो है हमें -2 जो है हमको पीछे चलना पड़ रहा है। यहाँ पे आपका Z था 1 2, ठीक है, X आ गया। अब देखिए उसके बाद जो है आपका V से T बना हुआ है, तो ये आपका V है। ठीक है, 1 2, V से जो आपका क्या बना है, T बना है, तो हमें जो है -2 पीछे जो है हमको पे चलना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से R से क्या बन जाएगा,
तो आर से क्या बनेगा, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका आर है 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, तो पी जो है हमको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी करेंगे सबसे पहले आप ABCD लिख लेंगे, उसके बाद जो है उनके बीच का क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, आप इस चीज को जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रृंखला में जो है लुप्त यहाँ पे पद कौन सा होगा। तो देखिए क्या पैटर्न दिया गया है, 4 है, 7 है, 11 है और 16 है। ये जो है हमें यहाँ पर पैटर्न जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, और सबसे सिंपल पैटर्न जो है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए 4 से क्या होगा, 4 में आपने जोड़ा 3 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 के बाद क्या है, 11 है। तो 11 कैसे आया है, तो 11 आया है जब आप इसमें जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 7 4 कितना होता है, 11 होता है, 4 जोड़ा। अब की बार जो है हम इसमें जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, 11 5 16 होता है। अब की बार जो है 16 हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 2 22, तो यहाँ पे कितना आएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते समय जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम सबसे पहले एक पैटर्न को जो है वो हम चेक करें कि वो जो आपका यहाँ पर जो है क्या पैटर्न जो है वो यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब समय 4:20 है तो घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये हमारे पास घड़ी होती है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल जो है यहाँ पर कितने खाने होते हैं, 12 खाने होते हैं। और जो आपके पास घड़ी है इसका पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसका एक खाना जो है, ठीक है, 1 घंटे के बीच का जो यहाँ पर एंगल है, जैसे कि आपका ये बच गया 12 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह बच गया। तो इसका जो यहाँ पर ये वाला जो आपका गैप है इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 360/12। ठीक है, ये आपका होता है 30 डिग्री का होता है। मैं आपको यहाँ पर जितना ज्यादा जो है वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस एक सिंपल फार्मूला जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बस इस फार्मूले को आप यहाँ पे याद रखिए, तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है ये जो है हमारे पास फार्मूला है थीटा बराबर 30h-11/2 यम। इस फार्मूले को जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, एंगल निकालने के लिए एच क्या है, एच है घंटा, तो ये हो जाएगा 30 × 4 कितना है, 4:20 हो रहा है, और यहाँ पे घंटा कितना है, 4 है, -11/2। ठीक है, यहाँ पे एम क्या है, एम है मिनट, मिनट कितना है 20 मिनट है, आप यहाँ पे लिख देंगे 20 लिख देंगे, 4 3 12 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 × कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 120 - 110, एंगल कितना बनेगा, 10 डिग्री बनेगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो है आप इस वाले फार्मूले को जो है आप जरूर से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि विषम चुने, इसमें से विषम क्या है, ये भी जो है आपका किसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, लंदन जो है आपका ब्रिटेन की राजधानी है। ठीक है, ढाका जो है आपकी बांग्लादेश की राजधानी है, और चीन क्या है, चीन एक देश है, मतलब यही जो क्या है ओड है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक कूट भाषा में जो है टाइप को SZO लिखा गया, आप लिख देंगे TAP। टाइप को क्या लिखा गया है, SZO लिखा गया है। तो फ्रिज को क्या लिखा जाएगा, FREEZE। फ्रिज को जो है वो क्या लिखा जाएगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करते समय जो है आपको ABCD जो है वो आपको देखना है। क्या पूछा गया है, टाइप को जो इसने क्या लिखा है, टाइप को इसने लिखा है SZO लिखा है। ठीक है, टी का क्या बना है, एस बना है। देखिए टी का जो है क्या बना है, टी का इसने बना दिया, एस बना दिया, मतलब जो है आपका -1 ये पीछे ले रहा है। ए का क्या इसने बना है, ए का जो है यहाँ पर जेड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए का जो है देखिए आपका यहाँ पर क्या है, एस है, एस के जस्ट आगे क्या है, टी है। तो मतलब यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे पैटर्न आपको निकालना है। ठीक है, ए का क्या है, ए का जस्ट जो है ठीक है -1 कितना है, जेड है। पी का देखिए यहाँ पे आपका पी है, पी के जस्ट पीछे क्या है, ओ है। मतलब ये क्या कर रहा है कि सब में जो है ये -1 पोजीशन जो है ये पीछे जा रहा है। तो यहाँ से फ्रिज का क्या हो जाएगा, FR क्या दिया गया है, स्पेलिंग FREE। ठीक है, EEZE। ठीक है, देखिए क्या है, F है, F के जस्ट पीछे क्या है, E है, क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, R है, R के जस्ट पीछे क्या है, Q है। ठीक है, उसके बाद क्या है, E है, E के जस्ट पीछे क्या है, D है।
डी है, ठीक है। जेड के जस्ट पीछे क्या है, वाई है। ई के जस्ट पीछे क्या है, डी है। तो देखिए फ्रिज का जो है कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई क्यू डबल डी वाई, ठीक है। ई क्यू डबल डी वाई और डी का क्या था, तो ये जो है हमारा यहाँ पे निकल आएगा ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा। देखिए हमारा जो एफ है इसका क्या निकल के आ चुका है, तो इसका जो यहाँ पे सही निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ जाएगा ई। देखिए अगर आप यहाँ पर एबीसीडी लिखेंगे तो इसका जो है निकल के आ जाएगा ई क्यू, हमने निकाला यहाँ पर ई क्यू। ई का क्या है, डबल डी है, यहाँ पर डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। जेड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जेड का क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई के बाद जेड आता है तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाई रहेगा, ठीक है। वाई रहेगा यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, ई क्यू डबल डी, ई क्यू डबल डी वाई डी। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप ए बी सी डी जो है आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है उनके बीच में जो है जो भी पैटर्न बन रहा है आप उसको फाइंड आउट करिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी पूछा गया है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, 5, 11, 24, 51, ठीक है, और 106 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या बनना है, 5 दूनी 10 और 11, 11 दूनी 22, ठीक है, 22 2 24। ये हमें पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 1 11 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 11 गुणे 2 प्लस 2 जोड़िए, 11 दूनी 22 प्लस 2 24, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है हमको देखने को मिल रहा है। अब क्या करिए, 24 गुणे 2 प्लस 3 जोड़िए, 24 दूनी 48, 2 50 1 51, ठीक है। तो यही पैटर्न जो हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, 106 गुणे 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 212 4, ठीक है। 212 4, 216 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। 1 2 3 4, 106 है, 212, ठीक है 4, यहाँ पे 216 जो है वो यहाँ पे दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे हम लेंगे 51 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया है, हम जो यहाँ पे क्या लेंगे, 51 लेंगे। अभी हमने इस वाले स्टेप को हमने सॉरी नहीं किया है। ये हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 100, 102 और 4 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 106 होगा। अब ये हो जाएगा 106 गुणे 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 212 प्लस 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है आपका कितना आएगा, 217 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 217 आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको गूगल पे बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप खूब प्रैक्टिस करिए, ये सभी जो है प्रैक्टिस करने से ही आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट वाला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया निर्देश प्रश्न नंबर 93 से लेकर 95 के लिए एक सुनार के पास 5 सोने की वस्तुएं ए बी सी और डी हैं जिनके भार अलग अलग हैं। अब ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है और इस स्टेटमेंट के अनुसार जो है हमें चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या लिखा गया, ए का जो भार है बी के भार का 2 गुना है, ठीक है। ए का जो भार है कितना है, बी के भार का 2 गुना है, ठीक है। तो ए बराबर जो है वो क्या लिखा गया है, 2b लिखा गया। ए का जो भार है वो बी का, ठीक है, 2 गुना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा गया, जो आपका यहाँ पर बी का भार है वो जो है सी के, ठीक है, सी से कितना है, 4.5 गुना है, ठीक है। तो जो आपके पर बी का जो भार है वो सी से कितना है, 4.5 गुना है। मतलब लिखेंगे 4.5 इंटू सी आप लिख दीजिए, ठीक है। अगला है कि सी का जो भार है वो डी का आधा है। सी बराबर जो है क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि जो डी का भार है वो ई से कम है, ठीक है। डी का जो भार है वो क्या है, ई से कम है। यहां लगता है थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया, इसको हम यहाँ पे सही कर लेते हैं। इसको जो है वो हम यहाँ पे सही कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया है। सी का जो भार है वो डी से आधा है और जो डी का भार है वो ई से आधा है, ठीक है। ई से जो है यहाँ पे आधा लिखा होना चाहिए था, ई से क्या है, आधा है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर ई का जो भार है, जो आपके यहाँ पर डी का जो भार है, डी का जो भार है वो ई का आधा है, e/2 है। इतना जो है आपको सबसे पहले लिख लेना है। जो चीजें यहाँ पे लिखी गई उसको जो है सबसे पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा गया, ई का जो भार है ए से कम है।
तो जो ई का भार है ये ए से क्या है, कम है, लेकिन सी से अधिक है। लेकिन जो आपके पास ई का भार जो है ये क्या है, सी से अधिक है। तो ये जो है हमारा टोटल जो है यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद जो है इसी के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसी पे जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर इसने बनाया है। अब देखिए हम जो है यहाँ पर इसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए कि जो आपका जो C है इसका भार कितना है, x है। ठीक है, हमने मान लिया जो आपका C है इसका भार कितना है, x है। तो अगर आप C का भार x मानेंगे, अगर आप C का भार जो है अगर आप यहाँ पे x मानेंगे तो D का भार कितना हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे C का भार जो है अगर आपने यहाँ पर अगर इसका भार मान लिया x, तो यहाँ पे B का भार कितना हो जाएगा, B का भार हो जाएगा 4.5 इंटू एक्स हो जाएगा, 4.5 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, C का जो भार है वो कितना हो जाएगा, तो जो आपके यहाँ पर D का भार है कितना हो जाएगा, D का भार हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, C की जगह जो है अगर आप यहाँ पे रखेंगे x रखेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2x हो जाएगा। तो इस तरह जो है इस सबकी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए b का जो भार है कितना हो जाएगा, 4.5x हो जाएगा। इसी के साथ में a का जो भार है कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, d का भार कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जो आपका e है इसका भार कितना हो जाएगा, ये जो है आपका 4x हो जाएगा। आप इस चीज को जो है यहाँ से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें से जो है सबसे अधिक भार किसका है। तो सबसे अधिक भार जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ए का। तो ए का जो भार है वो सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि अगला पूछा गया कि ई जो है ई आपका निम्न में से किन दो वस्तुओं के भार से हल्का है। तो ये है आपका ई कितना है, 4x है। तो ये जो है किससे हल्का है। ठीक है, तो ये आपका हल्का हो जाएगा ए से और बी से। ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भार उनके अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम को जो है वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है घटते हुए क्रम को जो है वो दिखाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो भार है वो किसका है, ए का है। ठीक है, ए के बाद किसका है, ए के बाद जो है आपका बी का है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी से नीचे कौन है, बी से नीचे आपका है ई वाला है। ठीक है, बी से नीचे आपका कौन सा है, बी के नीचे जो है वो आपका क्या है, ई है। ठीक है, ई हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सैन्य संगठन है। मतलब क्या है, आपने नाटो का आपने नाम सुना होगा, और नाटो जो है आपका एक सैन्य संगठन है, मतलब आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अंदर जो है बहुत सारे देश की जो है यहाँ पे आर्मी शामिल है, जो कि जो है एक साथ युद्ध लड़ती है। तो ये है आपका नाटो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि लड़कों के एक समूह में जो है, ठीक है, लड़कों का एक समूह जो है एक पंक्ति में खड़ा है। एक लड़का दोनों सिरों से जो है 19वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुछ, ठीक है, यहाँ पे कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे जो है लाइन खींच लीजिए 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ठीक है, कम से कम जो है 38 लाइन जो है आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। एक बार आप यहाँ पे गिनेंगे इस वाले दिशा से, और आप यहाँ पे गिनेंगे एक बार इस वाले साइड से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे इस साइड से गिनती करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो देखिए जब आप इधर से गिनती कर रहे हैं तो क्या है, ये जो है आपका 19वें स्थान पे जो है ये वाला पॉइंट आ रहा है। जब आप इस साइड से गिनती कर रहे हैं, जब आप इस साइड से गिनती करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जब आप देखिए, जब आप यहाँ पे जो है, जब आप यहाँ पर इस वाले साइड से गिनती कर रहे हैं तो ये जो है आपका 19वां स्थान किस पे आ रहा है, इस वाले पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक लड़का दोनों सिरों से 19वें स्थान पे, चाहे आप इधर से गिने चाहे आप इधर से गिने, वो जो है वो 19वें स्थान पे जो है आ रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप यहाँ पे इस वाले साइड से जो है एक लड़के को आप क्या कर दें, गायब कर दें। अब जो है आप यहाँ पे काउंट करिए,
तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो जब दोनों ओर से गिनने पे अगर लड़का 19वें स्थान पे आ रहा है, मतलब टोटल क्लास के अंदर बच्चों की संख्या कितनी है, 37 बच्चे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह जो है आप थोड़ा सा आप यहाँ पे लॉजिक लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ भी जो है एक यहाँ पे आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है, 6 3 12 6 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल सीधा देखने को मिल रहा है। 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है, और 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, ये पैटर्न जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब इसके अंदर जो है +6 जो है वो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है +6 जो है वो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो जब आप यहाँ पे 12 में +6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो चुका है, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ जो है आपका कितना ऐड हो रहा है, 3, यहाँ जो है आपका यहाँ आपका +3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो नीचे जो है आपका +6 ऐड हो रहा है, और ऊपर जो है आपका +3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 के जस्ट बाद पूछा है, तो यहाँ पे जो है आपका +3 जोड़ने पे कितना, यहाँ पे जो है आपका 9 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ जो है आपका 9 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या चुका है, 9 आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही रहेगा। और जब आप 18 में 6 जोड़ेंगे तो 9 के आगे क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो इस तरह जो है आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन से स्थल भारत में नहीं है। ये जो आपका टेबल है वो मैंने आपको करा रखा है, वो है आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये आपके भारत में नहीं है। आप इस चीज को याद कर लेंगे। देखिए मोहनजोदड़ो जो है आपका कहाँ पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा भी कहाँ पे है, पंजाब के पाकिस्तान में है। बाकी लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, रोपड़ जो है पंजाब में है। ठीक है, तो इस टेबल को जो है आप याद कर लेंगे। जीके भी जो है वो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के, उन सभी क्वेश्चंस को भी आप करते रहिए। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानियों में से शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को जो है वो शेरे पंजाब कहा जाता है, और भगत सिंह को जो है, ठीक है, शहीद आजम कहा जाता है। ठीक है, शहीद आजम जो है वो भगत सिंह को कहा जाता है, और शेरे पंजाब जो है लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैथ के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और जनरल अवेयरनेस के जो है वो क्वेश्चन थे। और ये पेपर जो है 2015 फार्मासिस्ट का है। ठीक है, आरआरबी का ये पेपर है। 2019 का भी मेरे पास 2 पेपर है, तो उस पेपर को भी जो है वो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच है बहुत ही कम प्राइस में बैच है। बैच की प्राइस बस केवल 500 रुपए, तो आप उस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।